गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 25 ऑफ सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन पैक्ट फॉर द फ्यूचर, बेसिकली एक इशारा दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ चेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं जिसकी इंडिया काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था। थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया ने इस मूव को वेलकम किया है। उसके अलावा स्पाइस्ड स्कीम एक नई चलाई गई है, थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। डेट इनटू इक्विटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे एक टर्म का मतलब मैं आपको बताऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेयर कट। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ रहे हैं, देखिए ये वो वाला हेयर कट नहीं है जो हम लोग लेते हैं। ये हम लोग इन्वेस्टमेंट के केस में या फाइनेंशियल सेक्टर में इसको हम लोग यूज करते हैं। इस हेयर कट को क्या कहते हैं थोड़ा बताऊंगा आपको। उसके अलावा चाइना के एक रोवर ने, चाइना की एक जो मिशन उसका है मून मिशन, उसने एक नया डिस्कवरी किया है और बड़ी एक मिस्ट्री जो बहुत सालों से थी उसको सोल्व यहाँ पे किया है। उसके बारे में बात करेंगे जो कि मून के रिगार्डिंग है। यूएस स्पेस फोर्स और इंडिया के फोर्सेस के बीच में कुछ पैक्ट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोग अमेरिका से मंगवाने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। और एक पीवीटीजी, एक ट्राइबल ग्रुप है, ओडिया बोलते हैं, ओडिशा के अंदर पड़ता है। इसको अभी अपने ट्राइबल राइट्स मिल गए हैं, हैबिटेट राइट्स मिल गए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। जब भी कोई भी ट्राइब न्यूज में रहती है किसी भी रीजन की वजह से, वो हमेशा यूपीएससी के लिए आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें उसको, हमेशा पूछेगा आपसे वो। चलिए, यूएन पैक्ट फॉर द फ्यूचर, बेसिकली बात यह है कि 2021 के अंदर हुआ यह था कि एक ना कमेटी बनाई गई थी 2021 में। और इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि साहब आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। कि देखिए समय बदल गया है ना यार, 1945 वो की हम लोग बात करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, कितने साल हो गए हैं उसको। दुनिया चेंज हो गई है ना। पहले तो अमेरिका यूज्ड टू बी द सोल पावर, ब्रिटेन वगैरह वो सब सोल पावर थे। 5 परमानेंट उस समय मेंबर बना दिए गए थे। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है ना। तो अभी बहुत सारी जो उस समय पे बहुत गरीब कंट्री थी जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी, अभी इंटरनेशनली वो भी थोड़ा सा डोमिनेट करने लगी है, थोड़ा थोड़ा, जैसे इंडिया, ब्राजील, आप एग्जांपल दे सकते हो। तो इंडिया काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं और नई जो रियलिटीज हैं दुनिया की उनको भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। देखिए सीधी सी बात है भाई, समय के साथ अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना तो आप इररेलेवेंट हो जाओगे। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन धीरे धीरे इररेलेवेंट होता नजर आ रहा है। अगर वो नई डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, अगर नई पावर्स को इंक्लूड नहीं करेगा तो वो पूरी तरह से इररेलेवेंट हो ही जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो डेमोक्रेटिक होना जरूरी है। अभी वो डेमोक्रेटिक नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ 5 कंट्री के पास ही जो है वो वीटो पावर है, भैया बाकियों का क्या। तो उसको लेके यूनाइटेड नेशन फॉर द फ्यूचर एक बेसिकली एक प्रपोजल था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी सजेशन दिया, जिनमें से एक सजेशन है यूनाइटेड नेशन पैक्ट फॉर द फ्यूचर। पैक्ट फॉर द फ्यूचर इसको बोलते हैं। उसके अलावा डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड द डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, ये 3 सजेशन जो है उस कमेटी से आए थे। हमारा मेजर फोकस है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। तो बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके रिफॉर्म करने की जरूरत है। भाई इंडिया तो पिछले 15-20 साल से बोल रहा है कि भाई इसके अंदर रिफॉर्म करिए, हमें भी जो है परमानेंट मेंबर के अंदर लेके आइए। और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि और जो कंट्रीज है, जैसे ब्राजील को हम लोग सपोर्ट अच्छे से करते हैं, हम लोग जर्मनी को सपोर्ट करते हैं, हम लोग जापान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमें भी लेके आइए ना भाई, क्योंकि जमाना गया है बदल और इसे और ज्यादा डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है। अभी आप देखिए जरा, अमेरिका वहां पे है, चलिए वो तो अलग चीज हो गई। यूके है भैया यहाँ पे, फ्रांस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, रशिया आपको यहाँ पे दिख रहा है और चाइना आपको दिख रहा है। यूके, फ्रांस और रशिया, ठीक है। तो यूरोप का यहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओवर रिप्रेजेंटेशन है। क्या अफ्रीका यहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या साउथ अमेरिका की कोई कंट्री है? बिल्कुल भी नहीं, वो पूरा कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया। इंडिया से एक कंट्री है वो भी चाइना, एशिया से एक कंट्री है वो भी चाइना, बाकी और भी तो जापान भी तो एशियन पावर है ना। तो समझ रहे हो आप लोग, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गया। कुछ यूरोप को कुछ ज्यादा ही यहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। तो इंडिया काफी लंबे समय से चाह रहा था कि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो और फाइनली उसका एक इशारा थोड़ा सा नजर आया। हालांकि फ्रांस, रशिया, इवन यूके भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहा है इंडिया की कैंडिडेंसी को, इंडिया के जो बेसिकली जो दावा है, क्लेम है। बट देखिए वो तो सपोर्ट करना अलग बात है ना, कि आपने ओरली सपोर्ट कर दिया।
लेकिन भाई लीगल तरीके से जाइए ना, आप अगर आप सपोर्ट करना ही चाहते हो तो वो अब तक कोई नहीं गया था। तो अब ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से खुद आया है प्रपोजल, तो शायद फ्यूचर में कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं। तो ये समिट ऑफ फ्यूचर के बारे में सीधी सी बात है। तो सितंबर 2024 इसी महीने ये सबमिट हुआ था। 4000 से ज़्यादा दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्होंने सबने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इसका मतलब एक ही निकलता है भाई, आने वाले समय में दुनिया और सिक्योर होनी चाहिए, और वो सिक्योर तभी हो पाएगी जब कुछ रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशन के अंडर में किए जाएंगे, जो हम भी चाहते हैं, बाकी सब लोग चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट 2021 में आई थी, जिसका नाम था आवर कॉमन एजेंडा रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो अगले 25 सालों के लिए क्या किया जा सकता है यूएन के अंदर, वो प्रपोजल जो है इन्होंने यहाँ पे दिया था। चलिए, स्पाइस स्कीम। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक स्पाइस्ड स्कीम को अप्रूव कर दिया है, विच वाज प्रपोज्ड बाय द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से ऑलरेडी यूपीएससी में 2 बार सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस ये आपको देखना है कि आप कितना रिवाइज कर पाते हो, एग्जाम में आप अपनी मेमोरी का कितना यूज कर पाते हो और उस क्वेश्चन को निकाल पाते हो। इन्हीं न्यूज में से सवाल आते हैं प्रीलिम्स में हमेशा, जो अपने आसपास होती रहती हैं। स्पाइस बोर्ड से ऑलरेडी 2 बार सवाल आ चुका है, टी बोर्ड से 1 बार सवाल आ चुका है, जूट बोर्ड से 1 बार सवाल आ चुका है। 2014 में मुझे याद है जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, तो उस समय जूट बोर्ड से आया था। तो ये जो बोर्ड है ना, ये थोड़ा सा देख लिया करो आप, खासकर अगर वो न्यूज में रह रहे हैं तो उसको जरूर पढ़ा करो। ठीक है, चलिए। तो स्पाइस स्कीम, स्पाइस, यहाँ पे स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर थ्रू द प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट के ऊपर इसका फोकस है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है। अब ये सवाल है कि भाई क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की हम लोगों को? देखिए, पिछले दिनों हुआ ऐसा मामला कि कुछ कंट्रीज ने इंडिया की स्पाइसेस को बैन कर दिया। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर तो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट पाए जाते हैं हमारी स्पाइसेस में। कुछ यूरोपियन कंट्री ने, उधर से सिंगापुर वगैरह ने उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया था। एमडीएच वगैरह, कितने, एवरेस्ट, ये कुछ कंपनी इंडिया में जो बहुत पॉपुलर हैं, उनको बैन कर दिया क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मफुल कार्सिनोजेनिक एलिमेंट पाए गए थे। लेकिन क्या ये अब सवाल ये है कि भैया ये एलिमेंट उनके अंदर आए कहाँ से? इसमें जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि इंडिया में स्पाइसेस तो खेत में होते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस होते हैं, स्पाइस मंडी में जाते हैं, उनकी हैंडलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो इतने गंदे तरीके से की जाती है ना, इतने अनहाइजेनिक तरीके से की जाती है कि वहां पे ये एलिमेंट इनमें ऐड हो जाते होंगे। तो इसी, और क्योंकि इंडिया तो स्पाइस कैपिटल माना ही जाता है दुनिया का हमेशा से ही, और हम लोग स्पाइस को एक्सपोर्ट करके भाई बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्पाइसेस के ऊपर। तो इसी वजह से ये प्रपोजल आया है कि इंडिया में जो स्पाइस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, या उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, या उसको प्रोसेस करते हैं, इसको हम लोग इम्प्रूव करें। बेसिकली पूरी प्रोसेस को, स्पाइस सेक्टर को बूस्ट करना है। खासकर यहाँ पे फोकस रहने वाला है कार्डमम के ऊपर, फोकस रहने वाला है। तो ये हम लोगों ने अप्रूवल आया है 42 करोड़ रुपीस का, ये बेसिकली भी यहाँ पे प्रपोजल है। तो इसमें बहुत सारे लोग बेनिफिट होंगे, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट माने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के अंदर। देखिए, आपको सजेशन देता हूँ, ये दोनों चीजें आपने क्लास के बाद जाके पढ़नी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब। दोनों चीजों को आप क्लास के बाद में पढ़ोगे जाके, ठीक है? नोट्स में नहीं है तो उसके अंदर नोट्स के भी आप बना सकते हो थोड़े थोड़े। अब तो बेसिकली मिशन क्लीन एंड द सेफ स्पाइसेस, जो मैंने आपको बताया वो सारा मामला यही है भाई। इंडिया में जो स्पाइसेस की हैंडलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होती है, वो बेटर करनी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोगों को अडोप्ट करनी है, अच्छी अच्छी मशीनें लेके आनी है, लोगों को बेटर तरीके से ट्रेन करना है, वो सब चीज़ें हैं। तो अब वो जमाना गया कि आप जैसे मर्जी करके स्पाइस कर दीजिए और उसको एक्सपोर्ट वाले ले लेंगे। ऐसा आजकल ऐसा नहीं होता है भैया। टेस्टिंग करने वाली मशीन इतनी हाई फाई आ गई हैं, वो 2 मिनट में आपको रिजल्ट दे देती हैं कि इस स्पाइस के अंदर क्या खतरनाक है, क्या सही है। तो उसी हिसाब से हमें भी कुछ नया नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आनी पड़ेगी, उसके उन्हें तो काम नहीं चलेगा। खासकर ऐसी स्पाइसेस जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जीआई टैग वाली स्पाइसेस को लीगल प्रोटेक्शन भी होती है और ये एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा इसका ध्यान रखना है आपने। तो बाकी तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मोस्टली मैं आपको बता ही चुका हूँ। ट्रेड प्रमोशन करना है, इंटरनेशनल फेयर्स जो होते हैं, फूड फेस्टिवल्स और जो फेयर्स होते हैं, वहाँ पे इंडिया को प्रेजेंट करना है। क्वालिटी
मटेरियल के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। मिशन क्लीन एंड द सेफ स्पाइसेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को ज़्यादा इंप्रूव करना है, और जो लोग हैंडलिंग करते हैं स्पाइसेस वगैरह की, उनको बेटर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। क्योंकि मतलब बहुत सालों से ना स्पाइसेस को लेके इंडिया हमेशा से फेमस रहा है। अ, आज से नहीं, ग्रीक के ज़माने से ग्रीक लिटरेचर में आपको इंडियन कार्डेमम और इंडियन स्पाइसेस का जिक्र मिलता है बेसिकली। उस समय पे जो युद्ध हुआ करते थे ग्रीक में, यूरोप में पुराने ज़माने में, तो वो लोग पता है वो कंपनसेशन के तौर पे स्पाइसेस लिया करते थे जो इंडिया से आया करते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं इंडिया के स्पाइसेस के बारे में। अरे खुद वास्को डी गामा स्पाइसेस के लिए आया था, उससे पहले भी बहुत लोग आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्पाइसेस को लेकर थोड़ा सा इंडिया का जो स्पेस है पूरी दुनिया में हमेशा से रहा है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग आगे लेगेसी को लेके जा सकते हैं, राइट। चलिए, डेट इनटू इक्विटी ऑफ SIIL, थोड़ा मामला क्या है थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक कंपनी है SIIL लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड है। इसने SBI से भैया कई हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है। अब बैंक लोन क्यों देता है? क्योंकि बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को एक्सपेक्ट करता है, यही बैंक का प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ये जो कंपनी है SIIL, इसने भैया बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, ये हो रही है बैंकरप्ट। तो ये जो करोड़ों रुपए का लोन SBI ने इसको दिया था, ये तो डूब गया, ये तो डूब गया, हजारों करोड़ का पैसा। अब ये किसका पैसा? जनता का पैसा है ना भाई, SBI का खुद का पर्सनल पैसा थोड़ी है। SBI तो एक प्लेटफॉर्म है, जनता से पैसे लेती है, आगे लोन पे देती है। तो अब हुआ ये कि SBI का लोन तो गया, पानी में डूब गया। SBI ने ये कहा कि चलिए कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज़, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो आप उसको प्रॉफिटेबल तो बना नहीं सकते। तो SBI ने कहा कि चलिए कोई नहीं, मैं आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाता हूं। तो एक तरह से ये बात हो गई ना कि अगर आपने बैंक का लोन नहीं दिया और आपने जो कोलेटरल दिया था बैंक को लोन देने के लिए, तो बैंक उस कोलेटरल को जब्त कर लेगा। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आपने अपनी ज़मीन के कागजात दिए बैंक को, आपने बैंक से 1 करोड़ रुपया लिया, आप पैसा नहीं दे पाए, तो बैंक आपकी ज़मीन की नीलामी करवा देगा, ठीक है। अब वो जितना लोन बैंक ने दिया था, अब वो उस प्राइस पे आपकी लैंड जाएगी नहीं जाएगी वो बात अलग है। लेकिन बैंक इसलिए तो कोलेटरल लेता है ना आपसे, इसलिए सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी का पर्पस भी यही होता है कि भाई अगर ये जो बोरोवर है अगर ये पैसा लेके भाग गया या इसने पैसा नहीं चुकाया, तो कम से कम मेरे हाथ में कुछ तो रहेगा। तो ये जो कोलेटरल लिया था SBI ने इस कंपनी से, वो तो गायब हो गया क्योंकि कंपनी खुद ही बैंकरप्ट हो गई है। तो कंपनी ने यह कहा कि कोलेटरल के तौर पे आई विल बिकम नाउ अ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इन योर कंपनी। तो अब बेसिकली आप ये कह लीजिए कि ये कंपनी अब मेरी हो गई है, अब ये तुम्हारी नहीं है। अब इसमें से मुझे, मान लो बैंक ने इसको 100 करोड़ रुपया दिया था, ठीक है। अब कंपनी तो बैंक करप्ट हो गई है, 100 करोड़ रुपया दिया था, कंपनी बैंक करप्ट हो गई, भाग गई। अब SBI कह रही है कि ये कंपनी मेरी हो गई है, अब इस कंपनी को मैं आगे बेचूंगी। अब वो 10 करोड़ में जाए, 20 में जाए, 50 में जाए, 100 में जाए, 150 में जाए, डजेंट मैटर। अब मैं इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया हूं। तो कितना परसेंट? 93.45%, वो मैटर नहीं करता है। तो ये क्या हुआ है, ये SBI ने हेयर कट लिया है, हेयर कट। और ये हेयर कट वाला जो सिलसिला है ना, कोविड-19 के शुरू में शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, ठीक है। बैंक से लोन लिया, भाग गई, चली नहीं, क्योंकि उस समय लॉस चल रहा था, लॉकडाउन हो पड़ा था, बिजनेस ठप हुए पड़े थे, उस समय सिस्टम चला था। तो ये अब तो कांग्रेस सरकार ने अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अपोजिशन गवर्नमेंट ने RBI को ये कहा है कि साहब आप SBI की ने जो ये काम किया है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ा सा करप्शन थोड़ा नजर आ रहा है। SBI ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो फिर बहुत सारी कंपनी ऐसा करने लगेंगी। एक बार अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया तो बहुत सारी कंपनियां बोलेंगी हाँ मैं भी बैंकरप्ट हो रही हूँ, ठीक है, मेरी भी इक्विटी ले लो, मतलब मैं तो वैसे बर्बाद हो ही चुकी हूँ, आप मेरी इक्विटी ले लो, मुझे छोड़ दो। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और ये प्राइवेट बैंक तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट बैंक है, जनता का पैसा है भाई, राइट। तो उस केस में अभी RBI क्या करती है वो तो बाद की बात है, बट ये हेयर कट जो लिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। हेयर कट का मतलब क्या होता है? सिंपली हेयर कट का मतलब ये होता है कि जो आपके कोलेटरल की मार्केट वैल्यू होती है, जो आपने बैंक को दिया, ठीक है, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हेयर कट बोलते हैं। एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, मान लो 1 करोड़ रुपए का,
ठीक है। तो बैंक तो ये कहेगा भाई कागजात लेके आओ। आपने अपनी जमीन के कागज दे दिए, आपने बोला सर मेरे पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, और इस 10 बीघा जमीन की जो मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है, तो ये पेपर मेरे से रख लो मेरी जमीन के, मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। ठीक है, नॉर्मल ऐसा ही होता है। अब बैंक क्या करेगा, इस 10 बीघा जमीन की वैल्यूएशन करेगा। आपने तो कहा कि सर वो 1 करोड़ रुपए की है, बैंक उसकी जो वैल्यूएशन करता है, अब वो बैंक करेगा आपकी सिर्फ 50 लाख रुपए की। बैंक 50 लाख की वैल्यूएशन करके आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देगा। इसमें जो ये 50 लाख यानी कि 50% का जो डिफरेंस आया है, इसे कहते हैं हेयर कट। इतनी ही डेफिनेशन है इसकी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो कोलेटरल दिया उस बैंक को और उसकी जो एक्चुअली मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, जो उस कोलेटरल की, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड हेयर कट। ठीक है, बस इतना ही याद रखने से ज्यादा डिटेल में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये है कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी। डेट मतलब आपने किसी को ऋण दिया, किसी को डेट दिया। इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आप इक्विटी होल्डर हो जाते हो। ठीक है, इक्विटी ओनरशिप उसको बोलते हैं। इसका सिंपली पर्पस ये होता है कि भैया जो कंपनी के ऊपर जो डेट बर्डन था, ठीक है, वो कम हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कंपनी को अब लोन नहीं चुकाना है, वो भाग सकती है मार्केट छोड़ के। तो कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ? कंपनी को यही बेनिफिट हुआ कि वो अपने काम से दूर हो गई, उसको अभी ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो बैंक उसके अंदर शेयर होल्डर हो गया है। मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, एक चेन चलती है जिसे हवेली कहते हैं। अगर आप थोड़ा करनाल दिल्ली हाईवे पे हवेली पड़ता है। ये जो हवेली थी वो पहले किसी एक ग्रुप की थी जिसका नाम था MH1, ये एक टीवी चैनल भी है। उसने बहुत सारा करोड़ रुपए का लोन लिया था बैंक से इसको ओपन करने के लिए। बाद में जब वो पैसा नहीं चुका पाए तो जो बैंक था यहाँ पे उस समय शायद वो SBI ही था, तो SBI ने उसको अक्वायर कर लिया था उस रेस्टोरेंट को। वो कई साल तक चलता रहा और फिर SBI ने उसको फर्दर किसी और को बेच दिया। तो शुरुआत में तो SBI ने चलाया उसको कुछ देर के लिए, किसी को हायर वायर किया होगा, फिर किसी और को बेच दिया। तो बैंक जो है एक डेट मतलब उसको उसके लेंडर से एक इक्विटी ओनरशिप बन गई थी, बाद में SBI ने उसको बेच दिया। तो ऐसा कभी कभी बैंक ऐसा करता है, और ऐसा नहीं है कि बैंक की अपनी मर्जी से कर रहा है, हमारे पास प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसका यूज करे बैंक ऐसा कर सकता है। लेकिन इसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, बैंक के बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। इवन शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनका अप्रूवल भी आपको चाहिए, तब आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीट्स ऑन द मून, तो चाइना का जो मिशन है भैया, चैंग 5 मिशन चाइना का, जो कि मून पे गया और मून के सरफेस पे कुछ रॉक्स हैं, कुछ सोइल है, उसके सैंपल्स लिए, उसने उनको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और ये पाया कि ये वहां पे उसको कुछ बीड्स मिले। बीड्स, ये जो बीड्स है ना, वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। इसका मतलब मून के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटी तो हुई है, ये तो हमें पहले से भी पता था। इसकी खास बात क्या है, पहले ऐसा माना जा रहा था कि मून के ऊपर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो 1 बिलियन ईयर्स पहले बंद हो चुकी है। मतलब 100 करोड़ साल पहले वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन ये चैंग 5 का जो सैंपल है वो कहता कि नहीं नहीं, 1 बिलियन नहीं, 120 मिलियन ईयर्स पहले भी मून पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। तो अभी तक जो हम लोग मान रहे थे बेसिकली, वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी कह लीजिए, वो गलत साबित हुई। हालांकि इसके अंदर अभी और रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है 120 मिलियन को, बट अभी ऐसा देखा गया है। तो ये ग्लास क्या होता है, ग्लास बीड जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसके बाद ये पता चला है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा मून के सरफेस पे आता है, जब वो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी में ठंडा हो जाता है, तो उससे ग्लास बीड्स बन जाते हैं। इसके अंदर आपको टाइटेनियम, यूरेनियम, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है तो ऑब्वियसली सल्फर कंटेंट इसके अंदर अच्छा खासा होता है। यू नो वेरी वेल कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड काफी मात्रा में होती है। तो सल्फर आइसोटोप का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि ये इसकी एज कितनी है। सल्फर आइसोटोप का यूज किया जाता है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के अंदर तो सल्फर होता ही है। तो ये लेके सल्फर आइसोटोप एनालिसिस हम लोग करते हैं पता लगाने के लिए। लेकिन आइसोटोप होता क्या है, देखिए जो हमारा एटम होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं,
बाहर होते हैं जी इलेक्ट्रॉन, अंदर होते हैं प्रोटॉन और अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोप का मतलब ये होता है इसी का एक दूसरा वर्जन होता है जिसके अंदर प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा होती है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, उसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। हमारे पास सल्फर के जो आइसोटोप होते हैं इनका यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पज के लिए, बहुत सारे पर्पज के लिए। जैसे जियो केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। जो हमारी रॉक्स होती हैं उनका ओरिजिन कब हुआ ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जो ग्राउंड वाटर की मूवमेंट होती है उसका पता लगाने के लिए भी इस आइसोटोप का यूज किया जाता है। जो क्लाइमेट के अंदर वेरिएशंस होती हैं उसका यूज किया जाता है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि अंटार्कटिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोग डिगिंग कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का पता चल सके। तो हमारी अर्थ के ऊपर पास्ट में जो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी हम लोग इस आइसोटोप का यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए इस आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो फिलहाल मून के ऊपर ये एक रिसेंट डिस्कवरी हम लोगों ने यहाँ पे की है। ठीक है, चलिए। द यूएस स्पेस फोर्स पहली बार इंडिया में एक बहुत ही एडवांस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने वाला है। ठीक है, इंडिया की कंपनी है भारत सेमी एंड थर्ड आई टेक, इसके साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया है। और ये क्या बनाने वाली हैं? कटिंग एज इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर। आपने याद रखना है इसका नाम, प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। कटिंग एज इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड एंड द सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर। और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक अग्रीमेंट हुआ है क्योंकि अमेरिका ने इस तरह का पहली बार कोई अग्रीमेंट किया है कि वो इंडिया या किसी डेवलपिंग कंट्री में ऐसा कुछ करने वाला है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो नेक्स्ट स्टेप एक लेवल ऊपर चले जाएंगे आफ्टर दिस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। चलिए, बाकी ये किसने अग्रीमेंट किया है? यूएस स्पेस फोर्स ने किया। यूएस स्पेस फोर्स अमेरिका डिफेंस एजेंसीज की एक सबसे लेटेस्ट एक फोर्स है बेसिकली। 2019 में ये बनाई गई थी। इसका काम यही होता है, देखिए यार, अभी लड़ाई ना ग्राउंड पे नहीं होगी, मतलब ग्राउंड पे, एयर पे, वाटर में, डिजिटल और स्पेस। ठीक है, तो अमेरिका अपने आप को पहले से तैयार कर रहा है कि भाई फ्यूचर में जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा या नेक्स्ट कोई वॉर होगा वो उसमें स्पेस का यूज भी होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये बनाया था। तो सैटेलाइट को एक्विजिशन करना, ऑपरेशंस करना, उनकी सेफ्टी वगैरह वो सब काम जो है ये करता है। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अपाचे हेलीकॉप्टर, आर्मी टू रिसीव अपाचे हेलीकॉप्टर। देखिए, अभी हम पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 22 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज कर रही है, लेकिन अभी अमेरिका से हम लोग और भी मंगवाने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी पहले आ जाने चाहिए थे, थोड़ा डिले हो गया यूक्रेन की वजह से, लेकिन अब ये दोबारा आएंगे। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर थोड़ा सा आप जान सकते हो हल्का फुल्का, एक ट्विन इंजन एक हेलीकॉप्टर होता है, हाई पावर होता है। इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर के आगे और पीछे दो तरह के ब्लेड होते हैं, दोनों के अंदर 4-4 रोटर मशीन्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है और ये बहुत जल्दी मूव कर सकता है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर भी माना जाता है और 30 mm की गन भी आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए। मंकीडिया कम्युनिटी, ठीक है, उड़ीसा से कम्युनिटी आती है मंकीडिया कम्युनिटी। और उड़ीसा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स को या पीवीटीजीज को हैबिटेट राइट्स दिए हैं। हैबिटेट राइट का मतलब यह है कि जो हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये कहता है कि जो जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको उनके ट्रेडिशनल राइट्स दिए जाएं। मतलब ये लोग वहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं, इसी लैंड का यूज़ करते हैं, यहीं पे रहते हैं, इनको उनके लीगल राइट्स दिए जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा प्रॉपरली हो नहीं रहा था, लीगल राइट्स उनको मिल नहीं रहे थे। इसका एक रीज़न बहुत बड़ा नज़र आता है कि जंगल जो है ना वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वो है प्रोटेक्टेड एरियाज। और आपको पता है कि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, इनके कोर एरिया में रहना अलाउड नहीं है, किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो ये लोग जंगलों में रहने वाले हैं, कुछ लोग बफर एरिया में रहते हैं, कुछ लोग कोर एरियाज में रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में। इसीलिए इनको जो इनके हैबिटेट राइट्स मिल नहीं पा रहे थे। काफ़ी समय से लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ लीगल कोर्ट केसेस वगैरह सब चल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उड़ीसा में इन कम्युनिटीज़ को इनके हैबिटेट राइट्स, लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं।
तो अब एक नई कम्युनिटी जुड़ गई है, मंकीड़िया कम्युनिटी, जिसको ये दिया गया है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ज़्यादातर ये पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, वो थोड़ा आप इसको याद रखें। इससे पहले भी जो है पौड़ी भुयन जो कम्युनिटी है, इसको भी राइट्स दिए गए थे मार्च 2024 के अंदर, और अभी तक 6 पीवीटीजीज को हैबिटेट राइट्स उड़ीसा में मिल चुके हैं, और ये सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया में इतने राइट्स किसी और को नहीं मिले हैं जितना यहाँ पे मिले हैं, और उड़ीसा के अंदर वैसे भी सबसे ज़्यादा पीवीटीज पाए जाते हैं, 13। ठीक है, इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं 18 स्टेट्स के अंदर, जिनमें से सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है। जो सोरा कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी पीवीटी कम्युनिटी है, पीवीटीजी कम्युनिटी। पीवीटीजी का मतलब ये होता है कि देखिए, वैसे तो मोस्टली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो बैकवर्ड ही होते हैं, लेकिन उन ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो सबसे बैकवर्ड होता है उसे जो है पीवीटीजी कहते हैं। ठीक है, 1973 के अंदर एक देवघर कमेटी बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया था, लेकिन उस समय इनका नाम पीवीटीजी नहीं होता था, पीटीजी होता था। बाद में हम लोगों ने 2006 के अंदर इसका नाम चेंज करके पीवीटीजी कर दिया गया था। ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप इसमें बस याद रखें। ये जो कम्युनिटी होती है मंकीड़िया कम्युनिटी, ये सेमी नोमैडिक होती है, हंटिंग करते हैं, मंकी मारते हैं। बेसिकली मंकी को पकड़ने, ये मंकी मारते भी हैं, पकड़ते भी हैं, उसको खाते भी हैं, और उस वजह से इसका नाम मंकीड़िया रखा गया है बेसिकली। ठीक है, बस उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इसको याद रखो। जो मुंडा लैंग्वेज होती है थोड़ा उसको बोलते हैं लोग, और ओडिया लैंग्वेज को भी बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।